नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी इन इंडिया और इन एंशियंट ग्रीस में हमने पढ़ा। तो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इंडिया और यूनान, वहाँ तक हमने कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है, जो फर्स्ट यूनिट है, जो आपका ये देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक हमने कर लिया है, एंशियंट ग्रीस एंड इंडिया। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न डेवलपमेंट्स एंड कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस। तो यहाँ पे हम जो मैंने ये स्टार्टिंग करा है मॉडर्न डेवलपमेंट्स को, दो डेफिनेशन, दो स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें जो पहला है, डेमोक्रेसी इज नेवर फुल्ली डिफाइंड, कि जो लोकतंत्र है वो कभी अंतिम रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, या फिर उसको परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। और टेकन एज ए परफेक्ट, इट इज़ अ चैलेंज। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो लोकतंत्र है इस स्वरूप का, ये परफेक्ट है, पूर्णता है, निपुण है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। फॉर गोइंग टू परफेक्शन, देखिए ये जो डेमोक्रेसी है, ये हमें ये समझना होगा कि ये हमेशा परफेक्शन की ओर बढ़ने वाला है, हमेशा अग्रसर है ये। हम ये नहीं कह सकते ये स्टेज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी अगर हम देखें, तो जैसे अगर हम देखें तो ये जैसे यूनान से स्टार्ट होता है, एंशियंट ग्रीक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है, मिडल में आता है, फिर इधर आता है, फिर ये मॉडर्न टाइम आ रहा है। तो ये हमेशा अपवर्ड है, अपवर्ड या ऑनवर्ड्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी कोई अंतिम स्वरूप है, ये हमेशा अच्छे की ओर बढ़ रहा है। हम कोई भी फॉर्म को ऐसे नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी का। तो सेम सतोरी ने भी इसी स्वरूप में दर्शाया है। आप ये स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए, और इसे याद कर सकते हैं आप। दूसरा जो स्टेटमेंट है कॉफी एनन के द्वारा दिया गया है, नो वन इज बोर्न अ गुड सिटीजन। कोई भी जो व्यक्ति है वो एक अच्छा नागरिक पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या बात करने की, उसे बनाया जाता है। और सेम उसी उसी स्वरूप में नो नेशन इज बोर्न अ डेमोक्रेसी। कोई भी नेशन जो है वो डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी स्वरूप में पैदा नहीं होती, उसे बनना होता है, डेमोक्रेसी को अचीव करना पड़ता है, ठीक है। रैदर बोथ आर प्रोसेस। देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये जो दोनों है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। एक अच्छा नागरिक बनना और एक अच्छी डेमोक्रेसी बनना, ये डेमोक्रेसी जैसा व्यवस्था अपनाना, ये दोनों क्या है, प्रक्रिया है जो समय समय के हिसाब से इवॉल्व होती है, जो जीवन भर विकसित होती रहती है। आगे क्या है, यंग पीपल मस्ट इंक्लूडेड फ्रॉम बर्थ। जो नए लोग हैं, जो युवाओं हैं, उनको हमेशा जन्म से ही शामिल किया जाना चाहिए। जो डेमोक्रेसी और एक गुड सिटीजन बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक, एक सभ्य नागरिक बनने के लिए उन युवाओं को जन्म से ही शामिल किया जाना चाहिए। जो ये जो कोफी एनन है, ये 7वें जो सचिव हैं, महासचिव हैं यूएनओ के, वो रहे हैं। उनका टाइम पीरियड 1957 से 2006, 1997 से 2006। तो अब हम बात करते हैं जो डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो एक थोड़ा सा हम एक बैक रिमाइंड ले लेते हैं। जो जो वर्ड है डेमोक्रेसी, वो ग्रीक रूट से आता है, ग्रीक वर्ड से आता है, डेमोस से आता है, डेमोस और क्रेटोस। देखिए डेमोस का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है जनता, डेमोस का मतलब, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर, ठीक है। मीनिंग पावर, पावर कह लीजिए या रूल कह लीजिए, रूल या पावर। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो पावर ऑफ पीपल है या रूल ऑफ पीपल है। ये दो स्वरूप में हम दर्शा सकते हैं। हिंदी वाला वर्जन यहाँ पे है। तो
तो और अगर हम कंक्लूड करें तो एक ऐसे प्रकार की शासन पद्धति के बारे में बात कर रहा है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, एक ऐसे वे के बारे में बात कर रहा है, अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेसी में, विल ऑफ द पीपल। शासन करने का एक तरीका जो लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करता है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज राइट इट डाउन। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी और भी तरीके की शासन पद्धति हो सकती है, सकता है राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, अधिनायकवाद हो, टोटलिटेरियन हो, एरिस्टोक्रेसी हो, मेरिटोक्रेसी हो, ओलिगार्की हो, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे। मगर यहाँ पे हमें ये समझना है कि डेमोक्रेसी क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेसी देन इज नॉट ऑटोक्रेसी, ठीक है, और डिक्टेटरशिप। अभी ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप क्या है? जहां पर एक व्यक्ति रूल करता है, और ना ही ये ओलिगार्की है। ओलिगार्की का मतलब छोटा सा वर्ग का जो शासन करता हो, यहां पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। ओलिगार्की मतलब जहां पे एक छोटा सा सेगमेंट या ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सोसाइटी रूल कर रही हो, या फिर जो समाज के जो छोटा सा वर्ग है वहां पे वो रूल कर रहा हो, तो ओलिगार्की कहेंगे। तो ये सब नहीं है डेमोक्रेसी। आगे देखिए कितना अच्छा लाइन है कि डेमोक्रेसी को हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ द मेजॉरिटी है, नहीं, ये स्वरूप में भी नहीं समझ सकते कि जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी वही होगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ये किस सेंस में बोला जा रहा है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी नहीं है? क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी इज डेमोक्रेसी, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसमें क्या होगा, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी जिसे बोल सकते हैं अल्पसंख्यक, देखिए आज के समय वाला माइनॉरिटी नहीं जो रिलीजन्स को डिफाइन करके बोलते हैं कि हाँ माइनॉरिटी, नहीं। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि एक जब सरकार बनती है तो कुछ लोग सरकार में आते हैं और कुछ लोग विपक्ष में आते हैं, ठीक है, कुछ लोग सरकार में, तो जो सरकार के अपोजिशन में है उसको माइनॉरिटी यहाँ पे बोला गया है, जो सरकार का जो विपक्ष है उसको माइनॉरिटी बोला गया है, ठीक है। ये कोई माइनॉरिटी दूसरा टर्म्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, एक्चुअल में जो थ्योरी है, जो डेमोक्रेसी एटलीस्ट इन थ्योरी इज गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट किसके? लोकतंत्र कम से कम सैद्धांतिक रूप से सभी लोगों की और उनकी इच्छाओं के अनुसार की सरकार है, ठीक है। क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर विल, लोगों की इच्छा के अनुसार की सरकार है, ठीक है। यहां पे ये क्लियर करिए। देखिए नो डाउट हम कई बार बोल देते हैं जो डेमोक्रेसी है ये रूल ऑफ द मेजॉरिटी है, मगर रूल ऑफ द मेजॉरिटी का यहां पे जो मेजॉरिटी है वो क्या है? वो मेजॉरिटी ऑफ द विल है, ठीक है। मगर ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी जो है, जो सरकार में नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दोगे, तो माइनॉरिटी को भी इग्नोर नहीं करना है। और कई बार हम सब देखते हैं जो मॉडर्न टाइम में जो फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स हैं वो डेफिनेशन ही इसी आधार पे देते हैं कि अ ट्रू डेमोक्रेसी वेयर जो माइनॉरिटी है वो किसी भी प्रकार का थ्रेटन फील ना करे, ठीक है, किसी भी प्रकार का दबदबा फील ना करे। माइनॉरिटी को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए अपनी बात को रखने का, ठीक है। तो ये नहीं कि हमको दबाना है माइनॉरिटी को, नहीं, ये लोकतंत्र का मीनिंग नहीं है। आगे ये पूछिए कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, क्यों लोकतंत्र पे हम विश्वास करें। देखिए जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है ये अपनी जितनी भी मॉरल स्ट्रेंथ है, जो नैतिक ताकत है, वो कहाँ से ड्राइव कर रहा है? वो दो सिद्धांतों से ड्राइव कर रहा है। पहला है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सेकंड है इक्वालिटी। तो व्यक्तिगत स्वायत्तता और समानता, ये दो सिद्धांत हैं जो इसको मॉरली सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र के विचार को नैतिक ताकत प्रदान करते हैं। प्लीज राइट इट डाउन, नैतिक
व्यक्तिगत स्वायत्तता और समानता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी। अब देखिए कैसे कैसे बात करते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है इसमें सिंपल सा बात ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के नियम और कानून को कैसे पालन करेगा। व्यक्ति अपने नियम और कानून को खुद पालन करेगा। उसकी खुद, वो व्यक्ति कब स्वतंत्र है, जब वो अपने नियम और कानून को अपनाएगा। ठीक है। द आइडिया दैट नो वन शुड सब्जेक्ट टू द रूल्स विच हैव बीन इम्पोज्ड बाय अदर्स, कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति जो रूल्स दे रहा है उसको कैसे एक इंडिविजुअल अपनाएगा। नहीं अपना सकता। कब अपनाएगा, जब वो रूल्स उसके खुद के हों। जब मैं अपने ही कानून, अपने ही नियम अनुसार, अपने ही सिद्धांत को अपनाऊंगा जो मेरे खुद के सिद्धांत है, तभी तो मैं फ्री हूं। तो लोकतंत्र उसी की बात करता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी देता है कि व्यक्ति अपना शासन स्वयं करे। जो सेकंड आइडिया है, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, तो इसमें यह है कि एक समानता का सिद्धांत होना चाहिए कि जैसे आपका कोई विचार है तो आपके पास भी उतना ही पावर है इस सिस्टम के अंदर कि आप अपने विचार को प्रचार कर सकते हो। द आइडिया दैट एवरीवन शुड हैव द सेम अपॉर्चुनिटी, देखिए हर किसी के पास समान अवसर है। द डिसीजन दैट अफेक्ट्स पीपल इन सोसाइटी, कि देखिए कोई किसी ने रूल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल कोई रूल बना लिया है यहाँ पे, तो मेरे पास उतना ही अधिकार है इस व्यक्ति ने जो रूल बनाया उसको चैलेंज करने का या उसमें ऐड करने का। ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के आइडिया को डिफाइन करता है इक्वालिटी सेंस में, कि आपने कोई प्रपोज रखा, कोई नियम कानून रखा, और सेम मुझे भी अधिकार है कोई कानून रखने का, या फिर जो आपका जो कानून है उसको मैं क्रिटिसाइज करने का भी मेरा अधिकार है कि ये किस तरीके से ठीक नहीं है। तो ये जो दो सिद्धांत है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी, ये दोनों ही लोकतंत्र के आइडिया को ताकत देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये स्टार्ट होता है कि ये बोलने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि हर किसी के पास ऑटोनॉमी है और हर किसी के पास इक्वालिटी। द प्रॉब्लम कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकल, व्यवहारिक कैसे बनाएं, इसे व्यवहार में कैसे लेके आए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता होती है कि जिसमें ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करा जाए। और हम कैसे, जो कन्फ्लिक्ट होता है कि देखिए परिवार के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होता है, सोसाइटी के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होता है। तो इन जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष के जो मत है, जो संघर्ष के जो व्यू हैं या कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, इसको हम कैसे सेटल करें, कैसे इसका निदान करें, तो हमें एक मैकेनिज्म की भी जरूरत होती है। आप सब देखेंगे कि हम ये जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं इसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, वोटिंग्स के थ्रू करते हैं, कंसेंसस के थ्रू करते हैं। एक मैकेनिज्म कि हमने वोट के थ्रू कर लिया कि हाँ ये कोई मुद्दा है तो हम इस पर वोट के थ्रू समाधान कर लें, तो ये मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। ठीक है। एंशिएंट में तो देखिए ग्रीस का हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, इंडिया का एग्जाम्पल मिलता है, जहाँ पे एंशिएंट टाइम में जो डेमोक्रेसी था। देखिए हालांकि आज हम लोकतंत्र को जिस तरह से समझते हैं उसकी तुलना में एथेनियन जो मॉडल है ना, वो दो रूप से अंतर है या महत्वपूर्ण दो अंतर है या टू इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है एथेनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी से। जो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए आज के टाइम में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो क्या है, वो टोटली डिपेंडेंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे। ठीक है। तो जो पहला जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी वो क्या थी, डायरेक्ट थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। देखिए जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, उसमें लोग सीधा अपनी बात खुद रखेंगे, स्वयं। ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा
कि जो व्यक्ति अपने में से किसी एक लीडर या रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेगा या प्रतिनिधि को चुन लेगा और वो उनकी बात रखेगा। तो जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जब हम पंचायत में देखते हैं, जो पंचायत ग्राम सभा होती है, तो वहाँ पे गांव के जितने भी 18 साल से ऊपर के सदस्य सभी उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो जब हम एमपी या एमएलए या काउंसलर कह लो, ठीक है, उन सबको जब चुनता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इंडिया में दोनों तरीके की है मगर अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। तो जो अथेनियन डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी। जो दूसरा जो अथेनियन डेमोक्रेसी आज के टाइम से अलग है वो ये है कि देखिए अथेनियन डेमोक्रेसी में लोग बहुत कम होते थे, बहुत कम लोग होते थे। तो बहुत कम लोग में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो गांव में लगभग 1000 से 1500 के आसपास लोग रहते हैं एक गांव में, या इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए वहाँ पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र को करना आसान हो जाता है, ठीक है, लोकतंत्र को करना आसान हो जाता है। तो हम ये दो डिफरेंस के तौर पे देख सकते हैं जो अथेनियन, क्योंकि अथेनियन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, बहुत छोटे लोग होते थे। और ये भी ध्यान रखना है कि देखिए उसमें से भी जो कुछ पॉपुलेशन का जो कुछ भाग है, जैसे हो गया कि विमेन हो गया, जो विदेशी लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया जाता था डेमोक्रेसी से। मतलब कि वो उनको डेमोक्रेसी में बात रखने या अपनी बात मनवाने का कोई अधिकार नहीं था, अपना व्यू रखने का कोई। जो अथेनियन डेमोक्रेसी में एक ऐसा था कि फ्री इंडिविजुअल, कोई किसी का दास ना हो, फ्री इंडिविजुअल जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके पास पॉलिटिक्स करने का टाइम है, उसको लोकतंत्र के प्रोसेस में वो भाग ले सकता है, ठीक है। अगर हम कोशिश करें, अगर देखें जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्ज़ाम देखो, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का है यूपीएससी का, तो इसमें क्या डिमांड करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो ग्रेजुएट हो, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सिस्टम देखो, कोई भी व्यक्ति जो फ्री हो, उसके पास और कुछ काम करने का टाइम ना हो, ठीक है, तो वो लोकतंत्र या फिर सिटीजन कहलाता था और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकता था। एक डेफिनेशन है, ये जरा थोड़ा सा आप लिख लीजिए, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी इज नॉट द लॉ ऑफ मेजोरिटी। जैसे कि बात हमने करी कि ये कोई मेजोरिटी का लॉ नहीं है, बट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, कि इसके अंदर क्या होता है, जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करें। अब देखिए जो अल्पसंख्यक है ना, ये धार्मिक आधार पे नहीं है। देखिए गवर्नमेंट में जो पार्टी है ना वो आएगी जाएगी, ठीक है, मगर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो जो विपक्ष है, जो पावर में नहीं है, उसको माइनॉरिटी बताया गया है, ठीक है। तो उनके प्रोटेक्शन की बात करी गई है, उनका जो व्यू है, जैसे मानिए देखिए इनका भी कोई विचार होगा, व्यू होगा, तो उनके विचारों को बनाए रखना, मतलब ये नहीं कि उनको थोपना, उनके विचारों को एकदम स्वीकार नहीं करना, उनको अधिकार देना कि वो भी अपने विचार रख सकते हैं। कि ये डिपेंड करता है कि सत्ता पक्ष पे वो उसको माने या नहीं माने, मगर किसी बात को दबाना नहीं, ठीक है। तो ये एल्बर्ट कैमस का जो विचार था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आधुनिक दुनिया में या फिर आधुनिक विश्व में लोकतंत्र, अब देखिए आधुनिक विश्व में अगर हम लोकतंत्र देखेंगे, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये ऐसा है कि हर देश ना अपने आप को लोकतांत्रिक कह रहा है। लोकतंत्र क्या हो गया, एक ऐसी प्रकार की कैप हो गई जिसे ना हर कोई पहनना चाहता है, ठीक है, एक ऐसा कैप हो गया जिसे ना हर कोई पहनना चाहता है। देखिए तो हम सब देखेंगे बहुत तरीके के, इवन देखो जो चाइना है वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी ही बोलता है। चाइना जो है वो भी बोलता है कि हम पीपल्स डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेसी है। इंडिया भी डेमोक्रेसी है। तो हर कोई अपने आप को डेमोक्रेसी साबित करने में, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्म्स है डेमोक्रेसी के। देखिए टुडे मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है।
किस प्रकार से, एज डेमोक्रेटिक नेशन, कि जितने भी हर कोई अपने आप को। और दूसरा बात यह है कि देखिए कोई भी सिस्टम को ना हम ये नहीं कह सकते कि ये मॉडल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें कि ये जो चाइनीज़ है ये मॉडल है, ये यूरोपियन जो डेमोक्रेसी है ये मॉडल है। नहीं, कोई भी हम किसी को भी हम कह नहीं सकते कि ये परफेक्ट मॉडल है डेमोक्रेसी का। जैसे कि हमने शुरुआती स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है ये ऑनवर्ड और अपवर्ड्स का आइडिया है, ये अग्रसर बढ़ने वाला विचार है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम कह सकते कि हाँ हमने डेमोक्रेसी को अचीव कर लिया, ये पॉइंट पे डेमोक्रेसी खत्म हो गया और यही सत्य है। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे हम देखिए कितने प्रकार के हमने पढ़े, जैसे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जैसे यूएस हो गया प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, यूएस हो गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूके हो गया। यूनिटरी फेडरल इंडिया हो गया। इंडिया फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। और जो मीन्स देखो, कहीं पे प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है, कहीं पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाला कि जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वही चुना जाएगा। तो हर तरीके की अलग अलग व्यवस्था है। कहीं पे मेजोरिटेरियन सिस्टम है, कहीं पे डेमोक्रेसी के अंदर ही मोनार्की है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूके को देखें तो ब्रिटेन को देखें तो वहाँ पे रानी भी है और डेमोक्रेसी भी है। तो ये अलग है, एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन है। मतलब हर कोई अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करती है जो कि हमने अभी पहले पढ़ा है। पहला क्या है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, दूसरा इक्वालिटी। और ये अगर हम देखें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और जो व्यक्तिगत स्वायत्ता है और जो दूसरा है समानता, इक्वालिटी, ये क्या है? आधुनिक विचार है। इससे कोई भी मुंह मोड़ नहीं सकता। जो अगर आपको मॉडर्न होना है तो ये दो प्रिंसिपल्स को आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको सभी को सम्मान देना पड़ेगा। दूसरा, हर किसी की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर किसी के जो व्यू है, जो मत है, जो विचार है, उसको एक्नॉलेज देना पड़ेगा या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं, उसको सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर कोई अपने आप को डेमोक्रेसी ही बोल रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि जो एक चीज़ है जो लोकतंत्र को आधुनिक प्रणाली से ये अलग करती है या एकजुट करती है, वो क्या है? जो रिप्रेजेंटेटिव है, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेथड। ठीक है, कि जो लोग हैं अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर रहे हैं, वो उनकी बात रखें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पार्ट डायरेक्टली इन लॉ मेकिंग। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी यूजेस इलेक्शन। देखिए, जो डेमोक्रेसी है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, वो क्या चीज़ यूज कर रहा है? इलेक्शंस को यूज कर रहा है टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, किसको हम पार्लियामेंट में भेजे अपने बिहाफ पे, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इलेक्शन, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये इंपॉर्टेंट है। और इलेक्शन, वोटिंग में भी अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनल है और दूसरा फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी है। और ये देखिए, जो इलेक्शन भी है ना, तो इलेक्शन भी वो जो हमने दो सिद्धांत पढ़े थे वाई डेमोक्रेसी में, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्ता, और दूसरा इक्वालिटी। तो देखिए, जो इलेक्शन में भी क्या है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है अपनी, या तो हो सकता है कि मैं किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाऊं तो वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है। दूसरा क्या है? हर किसी के पास एक वोट है, वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, तो ये सब बताता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये चीज़ें ईजाद हुई हैं। ये इस तरीके से मॉडर्न जो डेमोक्रेसी का आइडिया है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और नो डाउट वो जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे यूएन का एक रेजोल्यूशन है जिसमें कितना अच्छा बात बोला है कि देखिए, वाइल डेमोक्रेसी शेयर कॉमन फीचर्स। देखिए, जितनी भी डेमोक्रेसी है ना, हर कोई ना कुछ कॉमन, जो सामान्य सिद्धांत या सामान्य विशेषताओं को ना साझा करता है या शेयर करता है। कैसे? जैसे इलेक्शन हो गया तो हमको बहुत जगह दिखेगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हर जगह दिखेगा, मगर
कोई देयर इज नो सिंगल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ये यूएन के रेजोल्यूशन ने बोला है, ये भी बोल दिया है कि एक तरीके से बहुत कंटेस्टेड है, हर जगह डेमोक्रेसी डिफरेंट हो जाता है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक चुनाव प्रक्रिया में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति को कितने कितने प्रतिशत वोट मिले तो उसको उतने प्रतिशत का दायित्व वो अपनी पार्लियामेंट में निर्वाह कर सकता है। तो इस तरीके से ये हम समझ सकते हैं डेमोक्रेसी के आइडिया को, कि कोई भी सिंगल मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का। अब देखिए लोकतंत्र और भागीदारी, डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन। देखिए हमने ये पढ़ा कि जैसे जो लोग हैं वो भाग लेते हैं लोकतंत्र के अंदर अपना वोट डाल के, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करके, मगर देखिए जो केवल वोट डालना ही, जो केवल वोट डाल के अपनी ड्यूटी खत्म कर देना ही डेमोक्रेसी का अंतिम वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है कि केवल आप अपना वोट डाल दें बूथ पे जाके और आपका काम हो गया, बाकी आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं। एक अच्छी, एक सुचारू, एक प्रभावकारी डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है कि जो लोग हैं केवल वोट डालने के बाद अपनी ड्यूटी को खत्म नहीं समझे, बल्कि वो हमेशा निरंतर उस प्रोसेस में जुड़े रहे। कैसे जुड़े रहेंगे? वो सरकार के बारे में लिख कर, अपने एडिटोरियल, अपनी बात, पब्लिक स्फेयर, जो नीतियों के बारे में बात करना, डिस्कशन करना इत्यादि। तो जो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिपेंड किस पे करता है कि जब आम लोग, जो ऑर्डिनरी पीपल यूजिंग अदर मीन्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, कि जैसे लिख कर, कोई भी हो सकता है, वो जनसभा में अपनी बात को कह सकते हैं, ट्विटर, आजकल देखिए सोशल मीडिया है तो ट्विटर पे लिख, जो आप तो नाम चेंज हो गया, सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, फेसबुक पर जैसे फॉर एग्जांपल अपने वीडियोस बना के डाल सकते हैं, अपनी ओपिनियन को डाल सकते हैं। कि गवर्नमेंट भी देखिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देती है कि हम जनता के बात को सुनना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिल पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है तो उसे पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है कि ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया और इस पे हम लोगों के ओपिनियन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब लोगों के ओपिनियन का वेलकम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और लोकतंत्र का जो आइडिया है जो उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। केवल और केवल आप वोट डाल के अपना ड्यूटी को पूरा नहीं समझे, ठीक है। तो ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं। आगे हम देखें कि जो लोग हैं उनको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे देखिए कोई कानून बन रहा है तो लोगों के नाम पे बन रहा है, तो आपको हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए कि आपके नाम पे, जैसे हर चीज़ में बोला जाता है कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो क्या चीज़ बन रही है, क्या कानून बन रहा है आपके नाम पे, उससे उस पर हमेशा आपको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। आपको हमेशा संज्ञान होना चाहिए कि आपके नाम पे क्या किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि आपको खुद के ओपिनियन बनाने चाहिए, ठीक है, आपके खुद के ओपिनियन बनाने चाहिए, उसको लिखना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और देखिए कोई भी बिना फीडबैक सिस्टम के, कोई भी लोगों की प्रतिक्रिया के बिना कोई भी सिस्टम पूरा नहीं होता है। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है फीडबैक। अगर ये नहीं होगा तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, अपनी मनमानी तरीके से काम करेंगे। तो फीडबैक जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो ये मॉडर्न डेवलपमेंट्स है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सरकार ने कोई नियम कानून बनाया और जो लगता है कि वो उससे लोगों को हानि होगा, तो लोग उसके सामने उसके लिए सामने आए। जैसे फॉर एग्जांपल इन द नेम ऑफ सोशल मूवमेंट्स करते हैं लोग। तो ये सब जगह है डेमोक्रेसी के अंदर, सोशल मूवमेंट या अपनी बात को कहने, अपने ओपिनियन को कहने की इस जगह है। इसी से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न सेंस में जो डेमोक्रेसी है उसका आइडिया और अच्छा होगा, सुनिश्चित होगा, और जिससे क्या होगा कि जो जनता है उसको अंतिम लाभ मिलेगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अपने जितने भी फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो सहपाठी है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी और टॉपिक पे कुछ चीज़ समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसका और
दूसरा पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं है, और भी पार्ट्स हैं। धन्यवाद।